गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने बुद्धिज़्म को कवर कर रहे थे और उसकी 2 क्लासेस हो गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज तीसरी क्लास रहेगी और ये आखिरी क्लास रहेगी जिसमें बुद्धिज़्म कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कुछ पुरानी 2 क्लासेस आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे जाके उन 2 क्लासेस को थॉरोली देख लें आप। उसमें जो सारी चीज़ें कंप्लीट कवर हो गई है इसलिए उसको उसके अलावा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स भी जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। प्री के लिए भी वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। और मेंस के लिए भी जो है उसमें आपको सारी डिटेल कंटेंट वाइज, क्वेश्चन वाइज या आप बोल सकते हैं टॉपिक वाइज उसमें कवर करे हैं मैंने। ये आज आखिरी क्लास है बुद्धिज़्म की, तो आज इसको अपन ख़त्म करते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली 2 क्लासेस में जो है अपन ने बुद्धिज़्म में क्या क्या पढ़ा और उसके बाद जो है मैं तीसरी क्लास आज लेऊँगा। तो सबसे पहले है ना, आपने ये कुछ टॉपिक हो चुके हैं, इंडस वैली, वैदिक, पोस्ट वैदिक, महाजनपद और बुद्धिज़्म, ये 5वां टॉपिक चल रहा है और इसको मैं आज कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण कल्चर होने के बावजूद भी क्यों इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ। तो उसके कुछ 9 कारण थे और 9 ही कारण अपन ने डिटेल में डिस्कस किए थे। 9 कारणों में से प्रमुख कारण क्या था? एक तो ये था कि जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे, जो नए धर्म के जो प्रवर्तक लोग आ रहे थे, ये खुद भी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय क्लास अपने आप को ब्राह्मण क्लास से अच्छा मानती थी क्योंकि वो काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे बजाय पूजा पाठ या रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए जो है क्षत्रियों ने आवाज़ उठाई कि हम ज़्यादा उच्च वर्ग के लोग हैं और हमको फॉलो करें। दूसरा कारण ये था कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ जो है सभ्यता बढ़ गई थी, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गाय और जो भी एनिमल्स है, पशु, बैल वगैरह, इन सब का प्रयोग जो है किया जाने लगा, बहुत लंबे स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा। जिसके कारण क्या हुआ कि जो ब्राह्मण रिचुअल्स में जो पशुओं की बलि देना वगैरह वगैरह और ये सब जो प्रथाएं थी उसको भी बिल्कुल जैनियों और बौद्ध धर्म ने अहिंसा का कंसेप्ट देके उसको भी ख़त्म किया। इसलिए लोग जो है इस तरफ बढ़े और एग्रीकल्चर बढ़ा तो उससे व्यापार बढ़ा। तो जो लोग शूद्र लोग और वैश्य लोग जो व्यापार वाले सेक्शन में आते थे, व्यापार ज़्यादा करने वाले सेक्शन में आते थे, वो लोग भी जो है इनकी तरफ भागे। ये वही लिखा हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था? एक तो इनके जो कंसेप्ट थे बहुत ही सिंपल थे। 5वां पॉइंट था कि ये जो धर्म आए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये बहुत ही लिबरल थे, उदारवाद थे और डेमोक्रेटिक थे। यहाँ पे सभी लोग समान थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने सभी को जो है दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया, सभी को जो है समान माना और सभी को जो है एक ही वर्ग में सबको एक साथ रखा। तो लोगों में समानता की भावना आई। जो शोषण हो रहा था उनका ब्राह्मण वाले कल्चर में, उससे लोग परेशान हो गए थे, इसलिए वो सबके सब इधर शिफ्ट होना चालू हुए और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आग की तरफ फैला। छठा कंसेप्ट था कि एक तो लैंग्वेज, जो गौतम बुद्ध और महावीर जो है, भगवान महावीर, ये दोनों जो है जो अपना प्रवचन या व्याख्यान या कह सकते हैं जो भी अपनी स्पीच देते थे वो उस भाषा में देते थे जो आम जनजीवन लोगों की भाषा होती थी, पाली भाषा या उस समय में जो भी भाषा चलती थी, तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट कर पाते थे। जबकि इसकी बजाय जो ब्राह्मण कल्चर था उसमें जो भाषाएं होती थी वो संस्कृत होते थे, श्लोक होते थे, मंत्र होते थे, उच्चारण होते थे, वो लोगों को समझ में आते नहीं थे। इसलिए भी जो है सिंपल भाषा का प्रयोग करना भी इन धर्मों के प्रचार के लिए में बहुत ज़्यादा योगदान में रहा। 7वां पर्सनालिटी ऑफ गौतम बुद्ध और महावीरा, ये भी अपन ने पढ़ा था कि इनकी पर्सनालिटी जो थी वो एक बिल्कुल ईगोलेस और काइंड प्रकार की एक बन गई थी कि ये बहुत ही बड़े और महान लोग हैं, शांत सभ्य लोग हैं। ठीक है, ये 7वां पॉइंट हो गया। 8वां रॉयल पेट्रोनेज, बहुत सारे राजाओं ने जब जैन और बौद्ध धर्म को फंडिंग करना चालू करी, उनको अपनाना चालू किया, उनके खुद की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अपने लोग भेजे, तो उससे भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा फैलाव आया। और इनएक्सपेंसिवनेस, ये दोनों धर्म इनएक्सपेंसिव थे, कोई खर्चा नहीं था। जबकि अगर आपको ब्राह्मण कल्चर में रहना है, जो पुराना वैदिक कल्चर था, जो ब्राह्मण लोग थे वो रिचुअल्स करवाते थे, गाय भैंसों को दान करवा देते थे, बड़े बड़े हवन करवाने के लिए दक्षिणा लेते थे, और दक्षिणा नहीं दो तो पाप चढ़ता और ये उन पर वो टैक्स लगा दिए जाते थे। इस प्रकार से लोग परेशान हो गए थे और ये धर्म थे कि कोई इसमें कुछ नहीं है, आप आओ, फ्री ज्वाइन करो, हमारी पार्टी फ्री में ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट था। तो यहाँ तक तो ये था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्यों फैला। ये 9 मेन पॉइंट है। इन 9 मेन पॉइंट को आप अपने कवर करें। अब अपन बात करेंगे गौतम बुद्ध की। फिर अपन ने गौतम बुद्ध के बारे में देखा था कि गौतम बुद्ध की क्रोनोलॉजी पूरी देखी कि वो पैदा कहाँ हुए, फिर उन्होंने उनके जीवन में आगे कैसे कैसे जो है वो बड़े गुरु उनके जब उन्होंने घर छोड़ा 29 साल की 29 ईयर की एज में, तो उनको कौन गुरु मिले, उन्होंने क्या शिक्षाएँ दी, फिर उसके बाद जो है वो आगे गए
और उन्होंने क्या क्या पूरा कंसिडर किया था। तो ये साला जो है अपन ने पूरा क्रोनोलॉजी पूरी देखी कि गौतम बुद्ध के बारे में पूरा देखा। फिर उसके बाद अपन गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म पे, ठीक है। तो अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में देखा। मेनली दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है अपना नोबल ट्रूथ, एक है अष्टांगिक मार्ग और एक पंचशील का सिद्धांत, 5 सिद्धांत। ये तीनों चारों चीज़ें जो है मैंने डिटेल में आपको कवर करवा दी है। नोबल ट्रूथ के बारे में 4 नोबल ट्रूथ होते थे, तो ये देख लिए थे। फिर अपन ने अष्ट मार्ग, है ना, मतलब गौतम बुद्ध ने बोला है कि आप 4 सत्य होते हैं, परम सत्य, उन सत्यों को बताया कि क्या क्या सत्य थे। फिर और जो है और सत्य को पार करने के बाद आपको निर्वाण अगर चाहिए, मोक्ष अगर चाहिए, तो उसके लिए मेरे बताए हुए, मतलब गौतम बुद्ध के बताए हुए 8 मार्ग वाला जो रास्ता था, अष्टांगिक मार्ग वाला जो कंसेप्ट है गौतम बुद्ध का, उसको आप फॉलो करोगे तो कोई भी आम जन लोग भी जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये कंसेप्ट था अष्टांगिक मार्ग में। तो अपन ने फिर वही देखे, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में देखा। फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में जो 8 रास्ते गौतम बुद्ध ने बताए थे, उन 8 के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से ये 8वां वाले, ये सारे 8 रास्ते हैं। इनको सबको आप डिटेल में देख लें। ये सब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए दोबारा इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप पुराना प्रीवियस वीडियो देख लें, इसके पहले वाला जो क्लास में होगा, बस उसी को फॉलो करें। ये कंप्लीट जो है अपना कोर्स हो रहा है, इतना डिटेल में जो है कहीं पर भी आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, और इतना सब खुद से करने में जो समय लगेगा ना, उस समय को आप बचाएं। यहाँ से सीधी जो चीज़ें हो रही हैं, इनको आप सीधे एक्सेप्ट करके और सीधे अपने नोट्स में उतार के या समझ के जो बचा हुआ समय उसको कहीं और लगाएं, क्योंकि ये खुद ही में इतना ज़्यादा डिटेल में है, आपको और कहीं से इनके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ज्ञान कभी भी कम तो पड़ता नहीं है। अगर आपको और पढ़ना है कि मुझे और चीज़ें सीखनी है, तो बहुत सारी किताबें हैं। ये नोट्स बनाने के बाद मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया है। नोट्स मेरे बनाने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद आपके पास जो ऐसा रखना है कि आपको आधा पेज यहाँ से भरना है और आधा पेज छोड़ना है। जो आधा पेज छूटेगा आपका, वो आपको कहीं और से जो भविष्य में आप पढ़ेंगे उनसे आपको जो भी चीज़ें नहीं सीख रहे, वो उसी में नीचे लिखते जाना है। इस प्रकार से पढ़ने का कंसेप्ट रखना हमेशा। फिर ये 5 एग्रीगेट्स अपन ने देखे थे लास्ट क्लास में इनके, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बुद्ध लिटरेचर्स के बारे में, बुद्ध के लिटरेचर्स क्या थे। तो 2 प्रकार के टेक्स्ट होते थे बुद्ध के, 2 प्रकार के टेक्स्ट होते थे। एक वो टेक्स्ट या एक वो किताबें जिसमें बुद्ध की खुद की इंडिविजुअल, जो बुद्ध ने खुद सिद्धांत दिए थे या खुद जो बातें कही थी वो लिखी गई थी। और कुछ ऐसी किताबें थी जो बुद्ध के द्वारा जो कही गई किताबें हैं, जो बुद्ध ने खुद कहा था, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको और सिंपल भाषा में समझाने के लिए कुछ और किताबें लिखी गई, ठीक है ना। तो जो किताबें खुद बुद्ध के कहने पे या बुद्ध की सेइंग्स पे या बुद्ध के विचारों पर आधारित थी डायरेक्टली, तो उनको कैनोनिकल टेक्स्ट कहा गया। और कैनोनिकल टेक्स्ट में 3 किताबें आती थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। फिर इन तीनों में भी छोटे छोटे करते करते 15 और किताबें हैं, किसमें, कैनोनिकल टेक्स्ट में, जो बुद्ध की स्वयं की खुद के विचार है, उसमें ओरिजिनल कंसेप्ट है। उसके बाद क्या हुआ, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में जो बाद में राइटर आए या बाद में गुरु आए बौद्ध धर्म के, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की इन ओरिजिनल विचारों वाली किताबों को और अच्छे से समझाने के लिए अपने नाम से कोई और नई नई चीज़ें, किताबें लिखी, जिसमें बुद्ध के ही कंसेप्ट को और अच्छे से सरल भाषा में समझाया गया, ताकि बौद्ध धर्म अच्छा फैले, ज़्यादा फैले, जल्दी फैले, ज़्यादा लोगों को उसको फ़ायदा हो। उसके लिए और किताबें लिखी गई। तो जो एडिशनल किताबें बुद्ध के ओरिजिनल शिक्षाओं को समझाने के लिए लिखी गई थी बाद में गुरुओं के द्वारा, वो आती नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में। तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से प्रमुख 6 किताबों को, इंपॉर्टेंट 6 किताबों को अपन ने डिस्कस किया था। महावत्सु के बाद एक थी अपनी निंदक कांठा, फिर उसके बाद थी अपनी दीपवंसा और महावंसा, फिर थी अपनी विशुद्धिमागा, फिर एक मिलिंद पन्हो और थी नीति पकराना। तो ये 6 किताबें आती नॉन कैनोनिकल में। कैनोनिकल जो टेक्स्ट था, जो ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षाओं वाला जो टॉपिक था और किताबें थी, वो 3 किताबें थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। एक एक के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया, और इनके अंदर क्या क्या, ये विनय पिटक हो गया, या अभिधम्म पिटक हो गया। और फिर इसमें अपन ने एक एक के अंदर कुछ और भी किताबें थी, पाठ के अंदर सब पाठ, फिर और सब पाठ। तो ये सारी किताबों के नाम हैं जो ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, कैनोनिकल टेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, बुद्ध के राइटर्स, जो जनरल बुद्ध के बारे में लिखा है, ये सारे राइटर्स 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। इनके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना, ये आते ही आते हैं, कोई ना कोई राइटर आपको मिल जाएगा कहीं पे। फिर अपन ने बुद्ध के स्कूल के बारे में बात करी, विचारधारा के आधार पर बने हुई 2 बुद्ध की जो शाखाएं थी, हीनयान और महायान थी।
बाकी जो बाकी भी सब इन्हीं से रिलेटेड है, पर मेनली जो हीनयान महायान है वो टोटल 5 स्कूल कहे जाते हैं, थिवेरा, हीनयान, महायान, फिर उसके बाद जो है वज्रयान और एक जैन। ये 5 कंसेप्ट है या 5 स्कूल है बौद्धों के, इनको आपको याद रखना है। कभी 5 नंबर या 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बौद्ध स्कूल के बारे में बताइए, तो आपको सीधा यहाँ से चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद आता है अपना, फिर अपन ने बुद्ध की काउंसिल डिस्कस करी थी। बुद्ध काउंसिल्स मतलब बुद्ध ने के लिए जो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो उस समय के जो महान राजा होते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं करी और खुले हाथ से दान दिया और बौद्ध धर्म को फैलाने में जो मदद करी, उसके पीछे कुछ कारण थे हर काउंसिल होने के लिए। वो कारण डिस्कस किए अपन ने, समय, राजा और जो भी चीज़ें थी उस समय अपन ने चारों काउंसिलें डिस्कस करी थी। पहली काउंसिल ये हो गई, ठीक है। पहली काउंसिल किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने कराई थी 486 BC में, 486 BC में, ईसा से 486 साल पहले। इसका क्या परिणाम हुआ कि विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। विनय पिटक को उपाली ने लिखा और सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा। दूसरी काउंसिल जो करवाई थी वो करवाई थी कालाशोक ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का एक राजा था। और उसके समय जो है क्या परिणाम निकल के आए कि जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो इधर उधर हो रही थी। जो नन या जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो गुरु होते थे, वो बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रहे थे जो ओरिजिनल बुद्ध की शिक्षाएं थी। इसलिए उनको वापस से दोबारा वो लाइन पर लाने के लिए या दोबारा सुधार करने के लिए दूसरी काउंसिल करवाई गई थी। फिर तीसरी काउंसिल करी थी अशोक ने 250 BC में, ईसा से 250 साल पहले, और ये सब हुआ उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथी काउंसिल में कनिष्क ने करवाई थी ईसा से 72 साल बाद, 72 AD में। और इसी काउंसिल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिज़्म और के 2 भाग हो गए, महायान और हीनयान, 2 अलग अलग कास्ट, बुद्धिज़्म में 2 सब पार्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए क्या क्या और भी क्या कारण थे कि बुद्ध और कैसे क्यों इतना ज़्यादा फैला। तो ये सारी बातें अपन ने अशोक वगैरह के बारे में डिस्कस करी थी। यहाँ तक की चीज़ें मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कवर कर ली है। डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया है। आप पुराने 2 वीडियोज़ देख के उसको अपने हिसाब से निपटा दें, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ तक तो हो गया था। अब अपन देखेंगे कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शुरू में भी जो मैंने जैसे टॉपिक चालू किया था तब भी मैंने जो 9 पॉइंट बताए थे वो यही बताए थे कि क्यों जैन धर्म और बौद्ध धर्म ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण धर्म होने के बाद भी इतना ज़्यादा फैला। वो 9 पॉइंट थे, उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म इन दोनों में कंपेयर करते हुए 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये क्यों बुद्धिज़्म ब्राह्मणिज़्म से अच्छा था, या क्या क्या कंसेप्ट बुद्धिज़्म में थे और क्या क्या कंसेप्ट ब्राह्मणिज़्म में थे, तो इन दोनों को भी मैंने टेबल वाइज जमा दिया है। एक बार इसको भी देखते हैं। क्या है? ब्राह्मणिज़्म इज़ ए रिलीजन that developed out of the historical Vedic religion based on the Vedas and Upanishad and outcome of the ritualistic system led by the Brahmin priest in the Hindu society। समझ में आ ही रहा है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण सिस्टम था वो जो वैदिक कल्चर जो चला आ रहा था, वैदिक समाज, ठीक है ना, ऋग्वेद से जो चला हुआ आ रहा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर चालू होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके समय जो वैदिक कल्चर चला आ रहा था उस समय के समय जो ब्राह्मणों की जो है प्रभुसत्ता होने लग गई थी, वो डोमिनेंस में आने लग गए थे और रिचुअल्स को फॉलो करने की प्रथा बहुत बढ़ गई थी। तो ये जो था ब्राह्मण पूरा कल्चर जो था वो वैदिक कल्चर की ही उपज था और उसी के बाद इसी कारण ये चलता रहा। और ये इसमें रिचुअल्स वगैरह बहुत होते थे ब्राह्मणों के, इसमें हर चीज़ के लिए हवन कराओ, यज्ञ कराओ, ये नहीं कराया तो पाप चढ़ेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा या तुम यातनाएं भोगोगे। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण वगैरह डरा डरा के रिचुअल्स करवाते थे। राजाओं से भी, राजाओं को डरा डरा के आप हार जाएंगे, ये कर जाएंगे, यज्ञ कराओ, इतनी दक्षिणा दो, और ये सब चलता था, ठीक है। तो ये सब ब्राह्मण कल्चर में चलता था। तो बुद्ध में क्या चलता था? बुद्धिज़्म हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द टीचिंग्स एंड फिलोसॉफीज ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो बुद्धिज़्म है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड था? वो पूरी तरीके से डिपेंड था बुद्ध की शिक्षाओं पे और बुद्ध की लाइफ पे, ठीक है ना। तो ये इसमें और इसमें देखो, ये वैदिक कल्चर से पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता से जन्मे थे और ये बुद्ध की जो कंसेप्ट उदारवादी नेचर था, लिबरल जो विचारधारा थी, डेमोक्रेटिक विचारधारा, उस पर आधारित एक समाज था। दूसरा पॉइंट, ब्राह्मणिज्म स्ट्रांगली एडवोकेट रिचुअल्स टू लीड ए गुड लाइफ, ठीक है ना। जो ब्राह्मण लोग थे वो अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो आपको हवन और रिचुअल्स को पूरी तरह फॉलो करना है। अगर आप हवन और रिचुअल्स और यज्ञ, हवन, कुंड और ये नहीं करा रहे, मतलब आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते।
जबकि बुद्ध ने क्या बोला है, बुद्ध ने बोला कि ये सब फर्जी चीज़ें हैं, कोई रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं, कोई हवन वगैरह किसी चीज़ की कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को सुधारने की बात कही, अपने आप को डेवलपमेंट की बात कही, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो धर्म, द परसेप्ट एंड द प्रैक्टिस एंड 4 ट्रूथ एंड 8 फोल्ड मार्क, ठीक है ना। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए और जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, जहाँ ये लोग हवन और यज्ञ की बात करते थे, ये लोग बात करते थे बुद्ध कि भैया अपने आप में झाँको और जो 4 नोबल ट्रूथ है उसको अपनाओ, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए 8 जो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग कंसेप्ट, उसको फॉलो करो, आपको जीवन में सुखी सुख मिलेगा। ये सब फालतू बातें, यज्ञ हवन कुंड से कुछ नहीं होने वाला। ये बुद्ध ने बोला था, मैंने नहीं बोला। बिलीफ इन देयर बीइंग ए सोल, ठीक है ना, ये जो है आत्मा में भरोसा करते थे, और ये लोग आत्मा में, बुद्ध आत्मा में भरोसा नहीं करते थे, ठीक है ना। सेल्फ कंट्रोल पे बात होती थी। ब्राह्मण बिलीव डेट वन इज़ बोर्न इनटू कास्ट सिस्टम, तो ब्राह्मण जो सिस्टम था, ये तो आपको पता ही है, ब्राह्मण लोग कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे, और जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है, तो जो बाप या पिता जो काम कर रहा है, उसी कास्ट में अगर बेटा, मतलब बेटे को भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण सिस्टम था, तो ये ब्राह्मण कल्चर में चलता था। जबकि ये लिबरल थे, ठीक है, इनको कोई था नहीं, इन्होंने सभी को जो है मतलब अपनाया, जो जिस भी समाज का था, बूढ़े थे, मरीज थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, गरीब थे, शूद्र थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, जो आना चाहे वो सब लोग इनके साथ आए, क्योंकि ये सब फ्री थे, ओपन हैंड थे सबके लिए। यहाँ लिखा भी है, बुद्धिज्म डज नॉट प्रैक्टिस एनी कास्ट, इनको कास्ट से कोई लेना देना नहीं था, है ना। द संघ हैड मेंबर्ड फ्रॉम ऑल द कास्ट, जो संघ बनाए जाते थे, संघ में मैंने आपको कल बताया था, जिसमें गुरु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, नन्स होती थी, बौद्ध भिक्षुकाएँ, और बाकी भी बहुत सारे लोगों का मिलकर एक संघ बनता था। तो द संघ हैज़ मेंबर फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी लोग होते थे उसमें। सच एस उपाली जो था उस संघ में, एक उपाली था, उपाली नाम याद होगा आपको, जिसने विनय पिटक लिखा था। तो उपाली जो था वो एक बार्बर था, नाई था, इसकी जात अलग है। जो चुंदा था, चुंडा, ये ब्लैक स्मिथ था, ठीक है ना, जो बुद्ध को, जिसने आखिरी खाना जो खिलाया था, ये चुंडा था, इस चुंडा ने बुद्ध को आखिरी खाना खिलाया था। अनिरुद्ध जो था वो क्या था, एक क्षत्रिय मोंक्स था, और ये क्षत्रिय क्लास का भी जो है मोंक्स अनिरुद्ध, बस सब लोग एक साथ बुद्ध के लिए काम करते थे, और उनको किसी इससे मतलब नहीं था कास्ट से, ठीक है ना। लार्ज स्केल सोशल डिफरेंस इन द सोसाइटी, ब्राह्मणों के इसमें तो था ही, क्योंकि ये लोग वर्ण पे जाते थे, तो ब्राह्मण सबसे उच्च हैं, बाकी सारे सब जो है कम नीचे हैं, नीचे मतलब इनसे नीचे भगवान ओहदा दिया है, ये इस कंसेप्ट पे चलते थे, ठीक है ना। इसलिए जो सोशल डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट सपोर्टेड सोशल ऑर्डर, ये सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करते थे, बेस्ड ऑन क्लासेस, एंड डिड नॉट एम टू एबोलिश सोशल डिफरेंसेस, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने भी कभी सोशल डिफरेंस को एबोलिश करने का काम नहीं किया, पर इन्होंने सबको अपना लिया। इन्होंने किसी की जाति चेंज नहीं करी, पर इन्होंने कहा कि आप सभी लोग मेरे भाई हो, सब लोग आ जाओ, तो जाति वाला काम ख़त्म नहीं किया इन्होंने। तो ये जो है मोटे मोटे कुछ पॉइंट है जो ब्राह्मण और बुद्धिज़्म में है, जो शुरू में जो मैंने 9 पॉइंट आपको करवाए थे वो भी इसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा आप ये पॉइंट भी अपने दिमाग में उतारें। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और पॉइंट, ये तो अपना डिफरेंस हो गया, पर किसी किसी कंसेप्ट में ब्राह्मण और बुद्धिज़्म सेम सोचते थे, सेम विचारधारा रखते थे, सेम कंसेप्ट होता था कुछ जगह पर। कुछ जगह कौन सी, बुद्धिस्ट मेंटेन स्टेटस क्यू इन सर्टन ट्रेडिशन दैट इज देयर वर रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो ये बोला गया है इसमें कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध या बुद्धिस्ट जो लोग थे, वो सभी लोगों को बुलाते तो थे, पर जैसे मान लो कोई स्लेव है ना, कोई किसी ब्राह्मण के या किसी जगह पर कोई गुलाम काम कर रहा है, तो उन्होंने उनको बुलाया तो है, परंतु उसके लिए उस गुलाम को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मालिक से। बात समझ में आ रही है, इतना आसान भी नहीं था कि इनको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इन्होंने तुरंत अगर सामने अगर लड़ते ब्राह्मणों से तो ये हार जाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पीछे से यूँ क्या आप आओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको सारा खाना पीना सब कुछ करवाएंगे, पर आप अपने मालिक से परमिशन लेके आओ। मतलब ये इन्होंने जो है सीधा अपोज नहीं किया, और धीरे धीरे देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ डिबेटर्स, स्लेव एंड सोल्जर्स विदाउट परमिशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मास्टर, ठीक है ना। तो ये जो है इन्होंने अपने मास्टर से परमिशन लेके आओगे तभी काम होगा, ठीक है ना। बोथ ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन एंड लाइफ फॉर्म्स गिवन बाय द सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये जो है इस प्रकार से जो है ये सब चलता रहा ब्राह्मण और बुद्ध धर्म में। क्लियर है बात। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया
अब सारा चीज़ें बुद्ध की अपन ने क्लियर कर लिया। बुद्ध की शिक्षाएं हो गई, लिटरेचर हो गई, डॉक्ट्रिन हो गई, बुद्ध के जीवन के बारे में हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, किताबों के बारे में हो गया, फिर 4 काउंसिल्स के बारे में हो गया, जैन और बौद्ध धर्म क्यों पनपे उनके बारे में हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बुद्ध धर्म जब आया उससे भारत में क्या परिवर्तन आया, ठीक है ना, इंडिया की सोसाइटी में क्या परिवर्तन आया, लोगों में क्या परिवर्तन आया, और उससे भविष्य में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, वो भी एक क्वेश्चन बनता है या एक कंसेप्ट बनता है। उसको भी मैंने कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं, देख लें आप इसको। कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज़्म इन इंडियन कल्चर, बुद्ध का भारतीय समाज सभ्यता में क्या योगदान रहा, बुद्ध के कंसेप्टों का, बुद्धिज़्म का। तो पहला है, इट कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वाज नोटेबल, द स्तूपास इन द सांची एंड भरूच गया वाज वंडरफुल पीस ऑफ द आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि इनके जो स्तूप बने थे बाद में बुद्ध के, गौतम बुद्ध के, जो राजाओं ने स्तूप बनाए, ये आर्ट और कल्चर था। पहले इस प्रकार के स्तूप नहीं होते थे। इतने बढ़िया स्तूप है कि आज भी हैं, है ना। सांची अगर देख लो आप, मध्य प्रदेश में लोकेशन है सांची। एक लोकेशन अगर आप देखो सारनाथ, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे स्तूप्स बने हुए हैं, और इन स्तूप्स को की डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है, जो उससे पहले कभी नहीं सोची गई थी, ठीक है। तो इन्होंने इस एक नई विचारधारा दी कि किसी भी प्रकार की आकृति की बिल्डिंग्स को बनाया जा सकता है और स्तूपों का भी निर्माण किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरा, इट प्रमोट एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक दोज एट तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया और बुद्ध की शिक्षाओं को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में 2-3 यूनिवर्सिटी होती थी, तो मेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी। इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बुद्ध की शिक्षाएँ दी जाती थी डिग्री के नाम पर। बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारे जो भारत दुनिया भर में के भी जो बड़े बड़े थिंकर और विचारक थे, जो विदेशी लोग आए, वो भी इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। हेनसोंग वगैरह बाद में आएंगे ये सब। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं लेने यहाँ पर आते थे, उन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन ये बुद्धिज़्म में प्राप्त करते थे। मतलब इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा में जो है इन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए, और इतना बड़ा है कि ये यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में फेमस थी। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड द अदर लोकल लैंग्वेज डेवलप्ड थ्रू टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, है ना। बुद्ध ने पाली में ही सब शिक्षाएं दी, तो पाली को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मिला। लोग पाली बुद्ध से सीखने के और बुद्ध की भाषा समझने के लिए पाली को समझने चालू कर दिया, और पाली में ही आगे जो है पाली का डेवलपमेंट हुआ। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बुद्धिज़्म का बहुत योगदान है। इट हैड आल्सो प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू द अदर पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया, चाइना से, श्रीलंका से, सब तरफ अशोका वगैरह ने इधर उधर सब तरफ जो है कनिष्क ने नॉर्थ में जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन था, नॉर्थ ईस्ट वाला, उसमें जो है नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक ने जो साउथ में था, श्रीलंका वगैरह, इस तरफ जो है बौद्ध धर्म को फैलाया। तो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला, जिससे भारत की भी वैल्यू बढ़ी, ठीक है ना। ये जिससे डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं ना, बुद्धिज़्म इज ए वे ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी की तरह उसने काम किया। द वैल्यू ऑफ द पीस, accommodation, inclusiveness and compassion that are part of our society can be attributed to the influence of the teaching of the Lord Buddha and Buddhism। ये सारी बातें हैं इसमें। छठा पॉइंट है, द आइडियाज ऑफ द बुद्धिज्म कंट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंटेस्ट मेनी एशियन नेशन विद 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितना उस समय इतना बौद्ध धर्म फैला कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22% जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। इस बात को बात करी, और उसी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम्स में भी काफ़ी बदलाव आया। बुद्धिज्म कैन एक्ट एज एन इंटेंसिफाइड फैक्टर फॉर एशियन इमोशनल बॉन्डिंग एंड कनेक्टिविटी एज इट्स एम्बेडेड इनटू देयर नेशनलिस्टिक थिंकिंग एंड एक्शन। बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अपने विचारों में इसको अपनाया, और उसके विकास में भी इसका प्रयोग रहा, और ये उससे जो है इनमें एक नेशनलिस्टिक थिंकिंग की भावना आई। बुद्धिज्म इज नॉट restricted to in Asia, it has been able to generate a spiritual awakening elsewhere in the world and influential stream in the philosophical tradition of all the world, ठीक है ना। ये कोई इंडिया में तो रहा नहीं, श्रीलंका और साउथ इंडिया में भी फैला, ठीक है, साउथ एशिया में, नॉर्थ में भी फैला, सब तरफ चाइना वाइना तिब्बत सब तरफ फैला। तो इसने पूरी दुनिया भर में जो है फैल के जो है शिक्षा का आगे बढ़ाया। इंडिया हैज़ इन फेवर एट ए मोमेंट अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द वे ऑफ पिलग्रिम साइट्स, है ना। और भारत को मेन फ़ायदा क्या हुआ कि इसकी एक तो पिलग्रिम साइट्स बहुत सारी है ना। सारनाथ हो गया, ये सांची हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी जो है बुद्ध के साइड से। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे दुनिया भर के बुद्ध लोग जो है भारत में, क्योंकि मेन तो ये जन्म यहीं हुआ था बुद्धिज़्म का, तो सभी लोग शिक्षा प्राप्त करने के यहीं आते हैं। उससे टूरिज़्म वगैरह का भी बहुत प्रॉफिट होता है, और ये सब जो है भारत के लिए गुडविल और ये सब चीज़ें, ठीक है ना। एक बड़े बड़े जितने भी धर्म हैं वो सब मैक्सिमम तो क्या पर भारत में हुए हैं, ठीक है ना। तो अब भारत में जो आप देखेंगे तो दुनिया भर में हिंदू धर्म हो गया,
अपना बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये बहुत मेजोरिटी रखते हैं। दुनिया भर में 4-5 ही धर्म सबसे मेन होते हैं, उन सब में 2-3 तो अपने यहीं के हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इस प्रकार के धार्मिकता की फीलिंग पूरी दुनिया भर में आई भारत के लिए कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं, भगवानों ने यहाँ जन्म लिया है, तो यहाँ अच्छी दुनिया है, यहाँ अच्छे लोग हैं, यहीं आओ, यहीं पे सब काम करो बस में। तो ये इस प्रकार से कुछ पॉइंट है जो अपन ने डिस्कस किए। अगला पॉइंट है, अच्छा ये अब मैंने क्या करा, एक टेबल ले ली है। इस टेबल में ये है कि जितने भी कुछ टर्म है, कभी कभी क्या होती है वो कुछ टर्म पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में कि इसको क्या बोलते हैं भैया, इस पर 2 लाइनों में या 1 लाइन में इस पर बताओ कि इसका क्या मतलब है, तो कभी आ जाए। तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट बुद्ध लिटरेचर्स में जो कुछ टर्म्स होती है उनको मैंने एक साथ लिख दिया है। ये 2 पेज हैं, इनको आप देख लें। जैसे पौराना क्या था, ये एक हॉलीडे होता है, पवित्र बौद्धों में एक पवित्र दिन होता है, ठीक है ना, जो पूरे मून या पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है ये, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है ना, जब बारिश खत्म होती है उसके दिन जब पहली पूर्णिमा आती है जिसमें से पूरा चांद निकलता है, उस समय जो है ये वाला जो है त्यौहार मनाया जाता है बुद्धों के द्वारा। उपासक कौन होते थे, जो मेल फॉलोवर होते थे। जो मेल फॉलोवर मतलब अगर मैं बौद्ध धर्म फॉलो करता हूँ तो मैं उपासक हो जाऊँगा। उपासिका कौन होती थी, जो फीमेल फॉलोवर होती थी, ठीक है ना। पौराजा, गोइंग फ्रॉम द होम द डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द अंडरटेक द असेटिक पाथ, ये होता था। चेतिया क्या होता था, प्रेयल हार ऑफ द मैंक, है ना, जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे बैठ के जो है वो जिस हाल में जो है भगवान की आराधना करते होंगे उसको चैत्यास बोलते थे, ठीक है। विहार किसको बोलते थे, तो मोनेस्ट्रीज को बोलते थे विहार, ये तो अभी भी बोलते ही हैं। प्राजी का क्या होता है, इट एक्सक्लूड 4 सीरियस ऑफेंसेस विद एक्सपोजर ऑफ द संघ सेक्सुअली, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें गलत है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो वो सारी इसमें आती है, पढ़ लेना आप एक बार। तो ये सारा मोटा मोटा जो है वो पॉइंट है या वो शब्द हैं जो इनके लिटरेचर में बोले गए थे। कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इससे क्या लेना देना है या इसका क्या मतलब है। तो 2 स्लाइड मैंने बनी है, टोटल 15-20 कुछ वर्ड है, तो एक बार आप इनको गो थ्रू कर लें, ठीक है ना। ये आपको समझ में आएंगे कि ये किस चीज़ से मतलब है, ठीक है ना। जैसे उपसमन पदा क्या होता था, ऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन द नोवाइस बिकम ए फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द मोनेस्ट्री कम्युनिटी, ठीक है ना। उपसंपदा बुद्धिस्ट तो क्या होता था, ये तो अपन ने पढ़ाई है, बोधिसत्व। फिर है भिक्षु संघ, क्या होता था, तो ये मॉन्क्स जो होते थे बौद्ध भिक्षु उनका संघ होता था। भिकुनी संघ क्या होता था, जो महिलाएं थी, जो नन थी, उनके जो ग्रुप था उसको भिकुनी संघ बोला जाता था, ठीक है ना। परिवार राज का मतलब वांडरर, घूमने वालों को बोला जाता था। शाकरा बोलते थे, इंद्र भगवान का नाम जो था बौद्ध के लिटरेचर में शाकरा दिया गया। सर्वाष्टिवदिन, ठीक है ना, और ये एक स्कूल था, स्कूल के बारे में है जो अपन ने पढ़ा था। और ये सारी चीज़ें, ये सारा पॉइंट है, इन सबको आप एक बार देख लें कि किसमें किसको क्या बोलते थे, ठीक है ना। इसके अलावा बुद्ध का कुछ और इम्पोर्टेंट रोल भी है, क्या है, रिलीजियस और सोशल स्फीयर ऑफ द बुद्धिज़्म क्या था, ठीक है ना। एक तो रिलीजियस सोशल स्फीयर, रिलीजियस तो वो था ही कि भगवान और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस तनाव को, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं दिन भर तो आपका तनाव वैसे ही दूर हो जाता है, स्ट्रेस ऑन द, ठीक है ना। तो ये रिलीजियस और सोशल स्फीयर है। इन्होंने बौद्धिज़्म में स्ट्रेस दिया गया है किस चीज़ पर, एथिकल लिविंग्स रेदर देन द रिचुअल्स, ठीक है ना। अपने एथिकल लिविंग्स पे ज़्यादा इन्होंने इन्फेसाइज किया है रेदर देन रिचुअल्स पे। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने अवॉइड किया है। एनिमल सेक्रीफाइस को भी इन्होंने अवॉइड किया है। टेस्ला रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड और सोल, इन्होंने किसी भगवान की बात नहीं कही कि कोई भगवान कुछ नहीं है, सब खुद पे कंट्रोल कर लो, आप ही भगवान हो जाओगे, आप ही को मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना, अपुनिज भगवान है, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट है, इसमें गॉड और सोल्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता बुद्धिज्म में, जैनियों में भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। थॉट मिडिल पाथ ऑफ द साल्वेशन, प्रोपोगेट लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये अपन ने सब पढ़ लिए है। वुमन वर गिवन इक्वल, हाँ, इसमें महिला और पुरुष को समान स्तर दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विचारधारा थी, जब ये विचारधारा समाज में आई ना, तो जैसे ये विचारधारा फैली, धीरे धीरे भी समाज भी बदलना चालू हुआ। गौतम बुद्ध तो चले गए, पर ये विचारधारा समाज में फैलने लग गई, ठीक है ना। उससे तो अलग तरीके से विकास होना चालू हुआ। अपोज द कास्ट, एंड इन्होंने कास्ट और वर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से नकार दिया, बोले कुछ नहीं, कोई नहीं होता कास्ट। तो अथॉरिटी ऑफ वेदास वाज चैलेंज, ठीक है ना। फेथ वाज गिवन इन रैशनल बेसिस, ठीक है ना। तो जो और वेदों की जो अथॉरिटी थी, मतलब रिचुअल्स की, ब्राह्मणों की, उसको इन्होंने चैलेंज किया, ये सब फालतू बातें है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आर्ट और कल्चर में इनका क्या योगदान है बुद्धिज़्म का, तो वही स्तूप वगैरह के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है ना। पाली लैंग्वेज के बारे में मैंने लिखा है,
और जो है इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने के बारे में मैंने लिखा है, जो अभी अपन ने पढ़ा था। तो एक बार आप इसको देख लें तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि बुद्ध के बारे में अपन ने पूरा देख लिया, उसकी उनका लिटरेचर देख लिया, उनकी शिक्षाएं देख ली, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते देख लिए, 4 नोबल ट्रूथ देख लिए, अष्टांगिक मार्ग देख लिए, पंचशील सिद्धांत देख लिए। फिर गौतम बुद्ध के बारे में क्रोनोलॉजी अपन ने देखी, जैन धर्म बौद्ध धर्म जो क्यों फैला, कैसे फैला, इसके बारे में अपन ने डिटेल में देखा, 9 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। सब कुछ होने के बाद, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद, भी, एक मिनट, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे बुद्धिज़्म भारत से ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो क्यों जैन धर्म ख़त्म नहीं हुआ भारत में? भारत में आज भी आपको हर आदमी थोड़ी थोड़ी देर में आपको जैन कोई ना कोई मिल जाएगा, परंतु बौद्ध धर्म जो है भारत में ख़त्म हो गया। बौद्ध भिक्षु और आपको ये तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। जैन मुनि तो आपको मिल जाएंगे, मंदिर, जैन मंदिर इतने सारे हैं, स्थानक होते हैं इनके इसमें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैन धर्म तो अभी तक है, परंतु बौद्ध धर्म क्यों गायब हो गया? उसके कुछ कारण थे। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या होते? क्योंकि ये जैसे चीज़ उठी उसी तेज़ी से गायब भी हो गई भारत से। हालांकि बौद्ध धर्म अभी भी दुनिया का शायद 4था या 5वां धर्म है, सबसे बड़ा धर्म जिसको लोग फॉलो करते हैं जनसंख्या वाइज, तो भी जो ये भारत में पनपा हुआ एक धर्म जो भारत से गायब हो गया, ऐसा क्यों हुआ? उसके कुछ कारण थे। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आ सकता है और आपको कम से कम इन चीज़ों को डिटेल में अपने पास रखना है। 5 नंबर 11 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। तो कुछ कारण क्या थे? जैनियों में मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा। जैन धर्म जब पढ़ूंगा तो उनका जैनियों का तो पतन अभी तक नहीं हुआ भारत में, तो जैन तो चल ही रहा है, तो जैनियों में ये वाले कंसेप्ट नहीं आएगा, पर बुद्धिज़्म में आएगा। तो मैंने जो टोटल 6 कंसेप्ट हैं या 6 कारण हैं मोटे मोटे, जिनके कारण जो है बौद्ध धर्म भारत से जाने का कारण जिसको लगता है कि इस कारण से बौद्ध धर्म समय के साथ ख़त्म हो गया भारत में। क्या कारण है वो देख लेते हैं। ठीक है ना। तो 12वीं शताब्दी बौद्ध धर्म कब से चालू हुआ? गौतम बुद्ध के समय से। गौतम बुद्ध कब से थे? ईसा से 500 साल पहले, 583 लगभग में साल में पैदा हुए थे ना वो, लगभग। तो उस समय ईसा से 500 साल पहले, मोटा मोटा है सन देख लेना, तो उस समय से गौतम बुद्ध से चलता हुआ आ रहा था। ईसा से 500 साल पहले तक जो, और फिर बड़े बड़े राजा आए, कालाशोक आया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, सब दुनिया का महान सबसे बड़ा राजा, भारत का सबसे बड़ा राजा। फिर कनिष्क कहते हैं कि 5 देशों में कनिष्क का राज्य था। इतने बड़े जो राज्य में कनिष्क का था, उस इतने बड़े राजाओं का हाथ होने के बाद भी, हालांकि जैन धर्म में इतने बड़े राजाओं का सपोर्ट नहीं रहा, तब भी जैन धर्म जो है अभी तक टिका हुआ है। और बौद्ध धर्म इतने बड़े राजाओं का सपोर्ट होने के बाद भी क्यों धीरे धीरे यहाँ से चला गया? उसके कुछ कारण थे। कारण क्या थे? उन कारणों को डिस्कस करेंगे। 5 नंबर 11 नंबर में क्वेश्चन बड़ा आसानी से पूछा जा सकता है। तो 12वीं शताब्दी के आते आते, मतलब 1200वीं सदी तक आते आते लगभग बौद्ध समाज या बौद्ध धर्म भारत से चला गया था। लिखा भी है, फ्रॉम द अर्ली 12th century बुद्धिज्म बिगेन टू डिसअपियर फ्रॉम द लैंड ऑफ द बर्थ, वेरियस काज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। पहला क्या था? करप्शन इन द बुद्धिस्ट संघ। जो संघ बनाए थे, जो संघ होते थे जिसमें बौद्ध भिक्षुक और नंस वगैरह ये सब रहते थे एक साथ, है ना, एक संघ बनाया गया था जिसमें सभी बौद्ध लोग जो रहते थे, वो करप्ट हो गया था। करप्शन मतलब आ गया था उनमें। करप्शन जहाँ पे भी आता है चीज़ें खराब होने लग जाती है। इन द कोर्स ऑफ द टाइम द बुद्धिस्ट संघ बिकम करप्ट, रिसीविंग वैल्यूएबल गिफ्ट ड्रू फ्रॉम टुवर्ड द लग्जरी एंड एंजॉयमेंट। ठीक है ना। तो ये संघ को गौतम बुद्ध ने, जो दूसरी काउंसिल हुई थी, है ना, सेकंड काउंसिल, जो किसने करवाई थी? अपनी कालाशोक ने करवाई थी। ठीक है ना। उस काउंसिल में भी 10 पॉइंट को डिस्कस किया गया था। उन्हीं 10 पॉइंट के लिए तो ये सब हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो संघ थे, जिनको ओरिजिनली बौद्ध की शिक्षाओं पे चलना था, जिनको दान धर्म नहीं लेना था, जिनको गहने इकट्ठे नहीं करने थे, ये सब बौद्ध ने बोला था कि बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध गुरु को कभी भी दान धर्म ज़्यादा नहीं लेना है, मिड डे के बाद खाना नहीं खाना है, जो है आराम लायक जीवन नहीं जीना है, सोना चांदी या आभूषणों को इकट्ठा नहीं करना है। ये बौद्ध के ओरिजिनल कंसेप्ट थे। तभी तो बौद्ध धर्म इतना प्योर रहेगा। पर धीरे धीरे जो आने वाले गुरु जो आने लग गए इनके, और बौद्ध जो भिक्षुक हुए, धीरे धीरे ये जो है लोगों से जो है वैल्यूबल चीज़ें लेने लग गए, कीमती सारी चीज़ें लेने लग गए। तो धीरे धीरे क्या इनमें करप्शन आ गया। लालच वाली जो भावना थी, जो बौद्ध ने अवॉइड करी थी, क्योंकि लालच आ गया मतलब फिर वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो वो वाला कंसेप्ट था बुद्ध का, पर इन लोगों ने चीज़ें एक्सेप्ट करना चालू करने लग गए ये लोग। तो यही सब लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड बाय द बुद्धा वर कन्वेंशनली फॉरगॉटन। और जो बुद्ध ने जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनली बताए थे वो भूल गए थे लोग, जो नए नए गुरु आ रहे थे वो। एंड दस स्टार्टेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द बुद्धिज्म मॉन्क्स एंड देयर प्रीचिंग्स। और जिसके कारण जो उनकी बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो नए नए गुरु आ रहे थे वो इतने ज़्यादा शिक्षक भी नहीं होते थे और न इतने योग्य होते थे, वो लालची और इस प्रकार से होने लग गए, जिसके कारण जो है वो शिक्षा से कम ध्यान देते थे और अपना खाना पीना और अपनी सेविंग्स बढ़ाने लग गए थे वो। ठीक है। दूसरा था डिविज़न अमंग द बुद्धिज्म। दूसरा कारण क्या था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो नए नए गुरु आने लग गए वो नए नए तरीके से बुद्ध को फॉलो करने लग गए, जिसके कारण बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षाएं तो ख़त्म हो गई। नए नए गुरु आने लग गए तो जो कुछ पुराने गुरु थे जिन्होंने वो विरोध करने लग गए कि नहीं भैया ये ओरिजिनल नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। तो फिर धीरे धीरे हीनयान और महायान जो अपन ने पढ़े थे, 4 स्कूल 5 स्कूल जो पढ़े थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि बुद्ध समाज टूटने लग गया, अलग अलग विचारधाराओं के गुरु होने लग गए, वो अपने अपने चलाने लग गए। ठीक है ना। तो ओरिजिनल जो बुद्ध के कंसेप्ट है तो वो तो कहीं खो गए, फिर नए नए जो गुरु आ रहे वो अपने हिसाब से चला जा रहे थे। यही सब लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म फेस डिवीजन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, डिवीजन इनटू द वेरियस स्प्लिंटर्स ग्रुप्स लाइक हीनयान, महायान, वज्रयान लेड बुद्धिज्म टू लूज देयर ओरिजिनलिटी। है ना। जितने जितने टूटे और नए नए लोग आने लग गए तो उन्होंने बुद्ध की ओरिजिनल कंसेप्ट तो भूल गए और अलग ही दुनिया में चल रहे थे ये लोग। तो सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म वाज लॉस्ट एंड इट बिकम ए कॉम्प्लेक्स। और जो सिंप्लिसिटी थी, केवल एक कंसेप्ट था कि मेरे बुद्ध के जो कंसेप्ट उसको चलाने के बजाय 4-5 कंसेप्ट हो गए और लोग परेशान हो गए कि किसको फॉलो करें, ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। ठीक है ना। तो उसके कारण भी जो है लोग इनको छोड़ने लग गए, बोले यार ये तो खुद ही कन्फ्यूज है, इनको क्या ज्वाइन करें। यूज़ द संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हुआ था कि जब बुद्ध और ने अपनी शिक्षाएं वगैरह दी, जब सारे इनके लिटरेचर लिखे गए, तो जब बुद्ध धर्म पीक पे था तो उनकी सारी शिक्षाएं पाली भाषा में थी, पाली सब लोग समझते थे। समय के साथ साथ क्या हुआ कि संस्कृत भाषा जो थी उसका भी इसमें योगदान रहा। देखो, पाली द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वॉज द मीडियम ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मैसेज ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कनिष्क एक राजा था, ठीक है ना। तो कनिष्क जो राजा था उसने बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया। चौथी काउंसिल तक आते आते, बुद्ध की जब चौथी काउंसिल हुई थी ईसा के 72 साल बाद 72 AD में, जिसको कनिष्क नामक राजा ने, कुषाण वंश का जो कुषाण डायनेस्टी का राजा था उसने करवाई थी, और वो संस्कृत बोलता था। ठीक है ना। तो वो बुद्ध को फॉलो तो करता था, उनकी शिक्षाएं तो समझता था, परंतु उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो तो सब पाली भाषा में उसमें लिखे हुए थे, और ये जो है थे संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत का जो है, अब राजा ही संस्कृत बोल रहा है, अपने राज्य में संस्कृत को फैला रहा है, तो पाली भाषा जो दूसरी भाषा में है ना। अगर आप अपन सब लोग हिंदी पढ़ते हैं तो अपन सब लोग हिंदी की ही किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप चाइनीज़ पढ़ने वाले लोग, पुरानी किताबें लोग चाइनीज़ पढ़ते हैं तो अपन चाइनीज़ को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है ये संस्कृत जैसी आने लग गई धीरे धीरे, तो बुद्ध या पाली भाषा को लोग अवॉइड करने लग गए। संस्कृत रिप्लेस कर दिया। चौथी बुद्ध काउंसिल में संस्कृत जो थी वो कनिष्क के समय आ गई थी। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यू इंटेलेक्चुअल। वो जो संस्कृत थी वो बहुत कम लोगों को समझ में आती थी। ठीक है ना। और एंड बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द बुद्धिज्म। तो जो नए नए राजा है वो संस्कृत में उपदेश देते थे, और संस्कृत का तो वही टंटा था जो पहले था। जो ब्राह्मणों ने भी संस्कृत में श्लोक वगैरह ऐसा पढ़ते थे तो उससे परेशान होकर लोग पाली में भागे थे। अब फिर संस्कृत ऊपर आने लग गई तो लोग फिर जो है परेशान हो गए, और धीरे धीरे जब संस्कृत ही चलने लग गई तो पाली को फिर अवॉइड करने लग गए लोग। तो इस प्रकार से ये चल रहा था। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है? बुद्ध वर्शिप, है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गौतम बुद्ध ने बोला है कि किसी प्रकार को कोई भगवान की तो बात करी नहीं उन्होंने, और नहीं किसी आत्मा की बात करी। ये अपन ने पढ़ा था ना टेबल में कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में न तो वो किसी आइडल को वर्शिप करते, न वो मूर्ति पूजक थे, और ना ही वो आत्मा वगैरह में विश्वास रखते थे। ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा तो लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लिया और उन्हीं की मूर्ति बना के उसी की पूजा करने लग गए। समझ में आ रही? जबकि गौतम बुद्ध ने बोला था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस उनका प्रचारक हूँ, मैं उनकी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप खुद ही भगवान है, मेरे 8 मार्गों को फॉलो कर लो, आप खुद भगवान बन जाओगे। भगवान वाला कंसेप्ट था ही नहीं, पर लोगों ने जो है उनको भगवान मतलब जो ओरिजिनल बुद्ध के कंसेप्ट थे उनसे हट के अब लोग कहीं और चले गए। जो गुरु थे वो कहीं और विचारधाराओं में लोगों को लेते गए। ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। इमेज वर्शिप वाज, एक मिनट, गौतम बुद्ध ने इमेज वर्शिप को पूरी तरीके से मना किया था, है ना। किसी प्रकार की कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं होगी। 5 मिनट, ठीक है ना। तो किसी प्रकार के वाज स्टार्टेड इन द बुद्धिज्म बाय द महायान बुद्धिस्ट, ठीक है ना, महायान बुद्धिस्ट।
है ना। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग ऑफ द इमेज ऑफ द बुद्धा। ये वही लोग जो है बाद वाले जो गुरु जो थे महायान वाले, वो बुद्ध की प्रतिमा लगा के उसी की पूजा करने लग गए उसके सामने। ये बुद्ध ने तो खुद ही मना किया था गौतम बुद्ध ने कि यार ये सब मत करो, ये सब फालतू चीज़ें गलत है। अब लोग माने ही नहीं। जो बाद वाले गुरु आए उन्होंने भी बोला कि लो इनकी पूजा करो, तो जो जनता थी वो भी पूजा में लग गई। तो पूरा कंसेप्ट ही पूरा मतलब गायब कर दिया उन्होंने। आज भी अगर आप विपासना वगैरह ज्वाइन करोगे ना, तो वो गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करवाते वो लोग अपने आप को शांत करना सिखाते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना सिखाते हैं मेडिटेशंस के थ्रू, ध्यान के थ्रू। बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षा तो वही है कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, पर ये दुनियादारी अब कहीं और ही निकल गई थी। दिस मोड ऑफ वर्शिप वाज वायलेटेड ऑफ द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ द अपोजिशन कॉम्प्लेक्स रिट्स एंड रिचुअल्स ब्राह्मण वर्शिप, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये ब्राह्मणों में जैसा होता था कि मूर्ति पूजा करो, हवन कराओ, ये वैसे रिचुअल्स में उसमें घुसने लग गए थे। दिस पैराडॉक्स लेड पीपल्स टू बिलीव द बुद्धिज्म वाज टेंडिंग टुवर्ड द हिंदुइज्म। इस प्रकार से मूर्ति पूजा ने जब ये सब चालू हुई तो लोगों को लगा कि ब्राह्मणों में भी पूजा चलती थी, अब इधर भी पूजा चालू हो गई, ठीक है ना। तो इन लोगों को लगा कि अब जो है हिंदुइज्म या ब्राह्मणइज्म ही जो है इन पे भी हावी हो रहा है बुद्धिज्म पे। प्रोसिक्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब फिर क्या हुआ कि फिर हाँ अगला पॉइंट ये है कि जो नए नए फिर राजा आए, कुछ जो राजा आए उन्होंने बौद्ध जो भिक्षु थे और बौद्ध गुरु थे उनको फिर जो है प्रताड़ित करना चालू कर दिया, उनको परेशान करना चालू कर दिया। जो दूसरे धर्म के राजा थे वो उन्होंने धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म के जो गुरु थे और उनके प्रचारक थे उनको इतना मारा है और उनका फंड रोक दिया, ठीक है। जो बाहर से राजा इन्वेड लड़ाई करके भारत में आए थे कब्जा करे, मुस्लिम राजा या और भी जो राजा थे, उन्होंने अपना धर्म चलाने के लिए बुद्ध को जो फंडिंग होती थी बौद्ध धर्म को, वो सारी मोनेस्ट्रीज को फंडिंग वगैरह सब रोक दी थी, जिसके कारण फंडिंग रुक गई तो आगे का सारा रास्ता ही बंद हो गया, पैसा ही नहीं तो क्या है का धर्म। इन कोर्स ऑफ द टाइम देयर वाज ए राइज ऑफ द ब्राह्मण फेथ, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है ब्राह्मण फेथ आने लग गई, तो ब्राह्मण लोगों ने फिर राजाओं पे फिर हावी हो गए ब्राह्मण लोग, और राजाओं से जो है उन्होंने फिर बौद्ध धर्म के लिए जो फंडिंग होती थी, उसके लिए पूजाएं जो होती थी या जो भी जो होता था उन सबको रुकवा दिया, ठीक है ना। तो और उनके जो गुरु थे उनको मतलब हटवा दिया, मरवा दिया, जो भी हुआ होगा। सब ब्राह्मण रूलर सच एज पुष्यमित्र शुंग हो गया, ठीक है ना, मिहिकुला हो गया, सावित्री शक्कर हो गया, इन सब लोगों ने जो है बुद्धों को लार्ज स्केल पे जो है निपटाया, ठीक है। द लिबरल डोनेशन टू द, और जो मोनेस्ट्रीज को जो डोनेशन करते थे राजा करोड़ों अरबों रुपए, ठीक है ना, धर्म चलाने के लिए, वो धीरे धीरे कम होते गए। एंड सम रिच मोनेस्ट्रीज वर स्पेसिफिकली टारगेट बाय द तुर्किश, और कुछ बड़ी बड़ी जो इनकी मोनेस्ट्रीज थी, ठीक है ना, तो उनको भी बड़े बड़े राजाओं ने टारगेट किया, तुर्किश राजा और अदर इन्वेडर्स ने, ठीक है ना। और मुस्लिम इन्वेजन हुआ फिर उसके बाद, ठीक है ना, धीरे धीरे मुस्लिम्स आने लग गए थे। अरब और मुस्लिम्स का भारत में 12वीं शताब्दी तक तो बहुत आना जाना हो गया था। तो मुस्लिम इन्वेजन टू इंडिया ऑलमोस्ट वाइप्ड बुद्ध, और जैसे जैसे मुस्लिम आते गए उन्होंने बुद्ध का कंसेप्ट ही हटा दिया, लोगों को मार मरा के भगा दिया। देयर इन्वेजन इन इंडिया बिकम रेगुलर एंड रिपीटेड एंड सच इन्वेजन फोर्स्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू सीक असाइलम। इतना मार के भगा दिया तो ऐसी उनको फिर शरण लेनी पड़ गई, और इतना मारा जब वो भारत में आए ये लोग बाहर से, उन लोगों को जो ओरिजिनल थे उनको मार के ऐसा भगा दिया, और इतना मारा कि उनको शरण लेनी पड़ गई, और वह भारत से भगा के उनको तिब्बत में जाके शरण लेनी पड़ गई। तो ये सब लिखा हुआ, नेपाल और तिब्बत में उनको असाइलम में शरण लेनी पड़ी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये 6 का प्रमुख कारण है जिसके कारण बुद्धिज़्म समाज में भारत में जहाँ से पैदा हुआ था वहाँ से धीरे धीरे वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो ये मेन 6 कारण हैं, आप इनको एक बार और देख लें। ये यूनेस्को की कुछ आखिरी साइट्स है, ये आखिरी स्लाइड है मेरी, ये यूनेस्को की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। कुछ इंडियन है, कुछ बाहर की है, मोटा देख ले, कभी प्री में आ जाता है ये। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय जो है, ठीक है ना, बिहार में, वो गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म की शिक्षा देता था, पहली यूनिवर्सिटीज़ में था जो वहाँ पे बुद्ध की शिक्षा होती थी। बुद्धिस्ट मोमेंट ऑफ सांची है ना, मध्य प्रदेश में है, सांची के स्तूप। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बुद्ध गया बिहार, बुद्ध महाबोधि टेम्पल जो है गया बिहार में, वो इम्पोर्टेंट है। अजंता की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अंकोर वाट का जो टेम्पल है वो भी बौद्ध धर्म पे है, कंबोडिया पे। बॉरबुदर टेम्पल जो है इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म पे। बुद्धिस्ट मोमेंट्स ऑफ द होरियूजी एरिया जापान। ये कुछ 7-8 साइटें हैं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है जो बौद्ध धर्म को या बौद्ध कल्चर्स को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी है, ये कुछ प्रमुख है, यूँ तो ढेर सारी है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख है जिनके बारे में अपन ने देखा।
तो आज जो है अपना बौद्धिज़्म कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि मैंने जितने भी 3 क्लासेस ली हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, सारे नोट्स कंप्लीट है, सारा कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा और एक बार उसको अच्छे से फॉलो करते हुए निपटा दें, ठीक है। बुद्धिज़्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जैनिज़्म करने की। जैन जो है महावीर, गौतम महावीर, पारसनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ, ये जितने भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं जैनियों में, उनके बारे में देखेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में, उनके स्कूल्स के बारे में, उनके उदय के बारे में, ठीक है। फिर उनके अलग अलग जो उनके भाग हुए, श्वेतांबर, दिगंबर, इन सब के बारे में डिटेल में अपन एनालिसिस करेंगे, भद्रबाहु और इन सब के बारे में, और राजाओं के इसमें क्या क्या योगदान रहा, ये सब चीज़ें अगली क्लास में जैनियों में डिस्कस करेंगे। तो ये बौद्धिज़्म कंप्लीट होता है, कम्प्लीटली डिटेल्ड में पढ़ा दिया है। अब आपको केवल इसको फटाफट देखना है, नोट्स बनाने हैं और जो है इसको अपने हिसाब से याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।